हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तेज बाई त्रिभुवन में। आइए आज देखते हैं हम लोग बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट संस्कृत का सिलेबस। इस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हमारा क्या होगा, स्ट्रेटेजी होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं क्लास को। दिया आपका बिहार बोर्ड संस्कृत का सिलेबस यहाँ बन जा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आइए माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हैं। जे हे माँ शारदे, हमारे जीवन में शिक्षा का प्रकाश हमेशा जलाए रखना। आते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले संस्कृत का तैयारी करने के लिए हमको यह मालूम होना चाहिए कि हमको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है और किस बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले ये हम लोग कौन कौन बुक से तैयारी करेंगे जो हम लोग का अच्छा स्कोर गेन हो। संस्कृत की तैयारी करने के लिए कुछ यहाँ दिया गया बुक जो आपका आवश्यक है। पहला जो बुक आपका है वह होता है प्यूसम। प्यूसम जो आपका 10th क्लास का बुक है संस्कृत का, यह मुख्य आपका किताब है। ठीक है, दूसरा आपका बुक आता है संस्कृत का सहचर, जो आचार्य राधा मोहन उपाध्याय द्वारा लिखा गया किताब है। बहुत ही बढ़िया किताब है और इसमें आपका व्याकरण का सब चैप्टर क्या होगा जी, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, आइए आगे। ट्यूशन जो आपका है, इस पूरे किताब में आपका 14 चैप्टर है और 14 चैप्टरों में उसको देंगे हम लोग ये कौन कौन से चैप्टर इसमें मुख्य बिंदु हैं और कौन कौन से एग्जाम में पूछ जाते हैं। आते हैं अब अध्याय के नाम में, यानी अध्याय के नाम में आते हैं जैसे मंगलम। इसमें आपका कुल कितना चैप्टर है? कुल इसमें 14 चैप्टर हैं। इसमें पहला आपका है मंगलम। मंगलम जो है पहला आपका पाठ हो गया। इसमें इस पाठ में हम लोग जानेंगे ये भगवान की महिमा को बारे में बताया गया है। सत्य को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में बताया गया है। भगवान के महिमा के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा इस यह आपका जो है, यह जो मंगलम पाठ है आपका लिया गया है उपनिषद से। यानी जो मंगलम पाठ है कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है आपका उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव जो है आपका एक निबंध है और इस निबंध में बताया गया है पटना के इतिहास को। पटना का पूर्व नाम क्या था, कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने क्या किया, इसका विकास किया, सब इसमें दिया गया है। तीसरा चैप्टर इसमें आता है आपका संस्कृत साहित्य, सॉरी, तीसरा चैप्टर इसमें आता है आपका आलस कथा। आलस कथा जो आपका है वह पुरुष परीक्षा कथा है, जिसमें पुरुष के बारे में बताया गया है कि आलसी जो होते हैं वह कोई काम के नहीं होते। आलसी जो जीवन होता है वह क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, इसमें आपके आलस कथा यानी नाटक के माध्यम से बताया गया है कि आलसियों को क्या क्या काम करने चाहिए और आलसी क्या होते हैं, क्या क्या कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, आते हैं आप लोगों जी। चौथा अध्याय जो आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो आपका निबंध है। इस निबंध में आपको बताया गया है जो संस्कृत में जो महान लेखिकाएं हैं वह इसका योगदान जो है, महिलाओं का योगदान जो है आगे, ठीक है, बढ़ाया संस्कृत लेखिका को। अगला आता है जी पांचवा पाठ आपका दिया हुआ है भारत महिमा, जो ये क्या है, पदानी है, पद है, पद है। भारत महिमा यानी भारत के बारे में बताया गया। इसमें भारत के महिमा के बारे में बखान किया गया है। ये भारत महिमा में भारत जो है वो क्या है आपका, सोने की चिड़िया है। यहाँ समुद्र हैं, नदियां हैं, झरने हैं और पर्वत है। यानी इन सभी को मिला के इस पाठ में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग तो और भी इसमें डिटेल में हम लोग को बताएंगे। आते हैं जी अगला अध्याय भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, संस्कार, संस्कार जीवन में होते हैं 16, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं
और जो मनुष्य होता है कोई भी, वह इन संस्कारों से उसको गुजरना पड़ता है। भारतीय संस्कार जो है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं, जिसमें आपका पहला गर्भ धारण करने से और अंतिम संस्कार अंत्योष्टि यानी मरने के बाद संस्कार होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। विवाह भी आपका एक संस्कार है जो आपका 15वां संस्कार है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले अध्याय की ओर, देखते हैं। अगला अध्याय दिया आपका जी नीति श्लोका। नीति श्लोका अध्याय दिया हुआ है, जिसमें दिया है विदुर नीति का पद दिया है। नीति श्लोका में क्या दिया गया आपका विदुर नीति का पद दिया गया है। इस विदुर नीति में धृतराष्ट्र द्वारा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र और विदुर के बीच वार्तालाप को बताया गया है, और जो विदुर हैं अपने नीति इसमें देते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए मनुष्य को और कौन सा काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यह पाठ में बताया गया है। आगे हम लोग इसमें पाठ में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं अगला आपका जी। अगला अध्याय आपका हो जाएगा जी 8वां अध्याय, आपका 8वां है, जिसमें दिया गया है करमवीर कथा। करमवीर कथा जो है आपका है आधुनिक लघु कथा है। यह एक आधुनिक लघु कथा है, और इस चैप्टर में आपको एक बहुत ही गरीब बालक के पढ़ाई के शिक्षा के बारे में बताया गया है। ये बालक जो होते हैं वह जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पढ़ाई में कौन कौन सी कठिनाई आती है। उसमें एक गांव का नाम आता है भीखनटोला। भीखनटोला जो गांव का नाम है, आपको सुनने से ही लग रहा है कि कितना वह पिछड़ा गांव होगा। और उस पिछड़े गांव से एक बच्चा निकलता है करमवीर, और वह क्या करता है अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अपने गांव का और अपने समाज के लोगों का नाम रोशन करता है। अगला जो पाठ आप लोग का अध्याय है 9 स्वामी दयानंद। यह जो आपका है एक निबंध है। स्वामी दयानंद जो पाठ कब दिया गया है, वह जो इस पाठ में आपको दिया गया है, जो पिछले जो भी प्राचीन लोग थे वह बहुत ही लोगों से भेदभाव, छुआछूत, जाति धर्म नस्लीय भेदभाव किया करते थे। तो यह जो दयानंद आपका स्वामी दयानंद के नाम पर आपका डीएवी स्कूल भी चलता है। डीएवी स्कूल दयानंद एंग्लो विद्यालय चलता है। इस पाठ में आपको बताया गया है जो मूर्ति पूजा को खंडन करते हुए विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताया गया है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला पाठ दिया है 10वां पाठ, जो मंदाकिनी वर्णन है वाल्मीकि रामायणम। ठीक है, वाल्मीकि रामायण के द्वारा दिया यह रामायण से भाग से लिया गया है मंदाकिनी वर्णन, जिसमें राम सीता और लक्ष्मण के साथ जाते हैं वनवास, और उस वनवास में जाते हैं चित्रकूट पर्वत पर। और उसी पर्वत पर क्या होता है आपको वहां जो नदी है आपकी मंदाकिनी नदी, उसका बखान सीता से करते हैं और सीता से कहते हैं हे सीते, यह नदी ऐसा नदी है मंदाकिनी नदी, इसमें ऋषिगण क्या होता है जी स्नान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अध्याय आप लोग का है 11वां अध्याय है व्याघ्रपति कथा। यह आपका होगा व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा, जिसमें एक बूढ़े बाघ और एक पथिक के बारे में कहानी में बताया गया है जो कैसे लोभ में आकर एक इंसान सोने के कंगन लेने के लिए बूढ़े बाघ के पास जाता है, और वो बाघ बहुत ही चालाक है जो पथिक को अपने जाल में फंसा लेता है और उसको मार के वहीं पे खा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला पाठ आपका है जी अध्याय 12 आपका है कर्णस्य दानववीरता, जो आपका नाटक है। कर्णस्य दानववीरता जो आपका नाटक दिया हुआ है, वह इस नाटक में कर्ण जो है बहुत बड़े दानी है। जानते हैं आप लोग कर्ण क्या है, बहुत बड़े दानी है। उनके सामने जो भी कोई अगर दरिद्र व्यक्ति आ गया, उसको भिक्षा के रूप में जो भी उसको चाहिए वह उसको जरूर देते थे, इसलिए उनको महादानी कहा गया है कर्ण को। कर्ण ने क्या किया, शक्र को
शक्र के भेष में आए ब्राह्मण इंद्र आए थे शक्र के रूप में ब्राह्मण के भेष धर के, और कर्ण से उसका जीवन का सबसे मूल्यवान चीज मांग लिया, सबसे मूल्यवान वस्तु मांग लिया, जो उसका कवच कुंडल था। कवच कुंडल देने के उपरांत जानता था कर्ण जे मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, तब भी वह अपना मृत्यु का परवाह किए बिना एक दानी होने के नाते ब्राह्मण को अपने पास से आए हुए से निराश नहीं करता है, और जो उनका इच्छा था वह उनको दान के रूप में देता है। दान के रूप में यह अपना कवच कुंडल देता है, जिससे वह महाभारत में अर्जुन के हाथों मार जाता है। ठीक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अध्याय जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, आते हैं जी अगला पाठ आपका अध्याय है 13। अध्याय 13 दिया आपका विश्व शांति, जो आपका एक निबंध है। विश्व शांति जो दिया हुआ आपका एक निबंध है, और इस निबंध में बताया गया है कि कैसे दो देश आपस में कलेश में द्वेष में रहते हैं। एक देश दूसरे देश के प्रगति देखकर उससे जलता है, उससे ईर्ष्या करता है। शांति के क्या क्या रास्ते हैं, दो देशों के बीच में शांति के वार्तालाप किया गया है, इसमें बताया गया है दो देशों के बीच में क्या क्या आपके द्वेष होते हैं, क्या क्या झगड़े होते हैं, और क्या क्या किस कारण से इसमें आपका शांति आ सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अध्याय के अगले क्वेश्चन में। आपका जो आपका अंतिम अध्याय है, पाठ का नाम है आपका शास्त्रकारा। यहाँ पे आपका होगा शास्त्रकारा। शास्त्रकारा में रहेगा यह एक ऐसा आपका, यह जो आपका क्या है वार्तालाप है। यानी इस पाठ में आपको बताया गया है इस पाठ में आपको बताया गया है शिक्षक और बच्चों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, और जो क्वेश्चन क्या होता है जी, बच्चे पूछते हैं, शिक्षक उसका जवाब देते हैं, और शिक्षक जो पूछते हैं उसका जवाब बच्चे देते हैं। यानी यह आपका है वार्तालाप। ठीक है, इस आपका अध्याय में शास्त्र के बारे में, शास्त्र में आपके जैसे आपका योग दर्शन नीति के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस 14 आपका अध्याय है। 14 अध्याय में इसको बताने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा दूसरा जो आपका बुक जो इम्पोर्टेंट है वह आपका व्याकरण है। व्याकरण उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना आपका संस्कृत का प्यूसम यानी किताब जो इम्पोर्टेंट है, उससे अधिक यह इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपका जितना बुक से क्वेश्चन आता है उससे अधिक क्वेश्चन आपके व्याकरण से आते हैं, यहाँ देखिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे व्याकरण का। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्याकरण का कुछ अध्याय के बारे में। जैसे इसमें दिया आपका वर्ण विचार है, वचन और धातु दिया हुआ है, कारक प्रकरण एवं विभक्ति दिया हुआ है, उपसर्ग प्रकरण और प्रत्यय प्रकरण। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, कोई शब्द के आगे जोड़ा जाता है, और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं संधि प्रकरण है, संधि है आपका है। फिर आपका समास प्रकरण है, समास विच्छेद पूछता है आपका। शब्द के प्रकरण है, शब्द रूप प्रकरण है, शब्द रूप हो गया आपका, धातु रूप हो गया। यह सब क्या होते हैं जी, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं जो 100 नंबर का आपका संस्कृत एग्जाम होता है, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं ये पूछ जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं आपके, यह जो होते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से हमको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 50 प्रश्नों के 50 जो आपका होता है क्वेश्चन होता है उसका उत्तर देने होते हैं, यानी इसका हम लोग आंसर देते हैं। और यह प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका है
वह 1 नंबर का होता है। और इस 50 क्वेश्चन में आपका देखेंगे हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आता है जी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होते हैं आपके वह 50 नंबर के ही पूछे जाते हैं। अब सब्जेक्टिव में देखिएगा कौन कौन से आपका आएगा जी। सब्जेक्टिव में आपका बुक आता है, किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। किताब से हो गया आपका। पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन, पत्र लेखन आता है आपका। गद्यांश जैसे हिंदी में होता है वैसे इसमें आपका गद्यांश आता है, जिसमें आपको पढ़ के आंसर इसका उसी में से चुन के देना होता है। ठीक है, गद्यांश आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं जी अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखने को आते हैं, और अनुवाद आते हैं, अनुवाद। यह सब क्वेश्चन मिलाकर आते हैं हम लोग के 50 नंबर को। देखते हैं हम लोग आगे इसमें कौन कौन से और अध्याय जुड़े हुए हैं, आइए देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो आपका जो परीक्षा पैटर्न है, जो एग्जाम में आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो है आपको उसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इसमें देखिए आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अभी बताया आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव कितना आता है आपका 100 नंबर का आता है। और 100 नंबर में क्या होता है हमको 50 क्वेश्चन में क्या होता है जी गोला करना होता है, यानी 50 क्वेश्चन को हम क्या जी रंगते हैं और उसका हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 50 जो क्वेश्चन आपका आता है उसमें से कितने बुक से और कितने व्याकरण से पूछे जाते हैं, यहाँ पे आइए उसको हम लोग देखते हैं। 50 क्वेश्चन में आपका 40 से 45 नंबर का आपका बुक से आता है, और व्याकरण जो होता है 60 से 55 नंबर के आते हैं। 55 से 60 नंबर के आपके व्याकरण आते हैं, और 40 से 45 नंबर के आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो आपका व्याकरण जो सेक्टर है वह बुक से भी क्या है और अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव जो होते हैं, यानी विषयात्मक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव में देखिए सबसे पहले आपका आता है गद्यांश। गद्यांश आते हैं जो 13 मार्क्स के होते हैं। गद्यांश कितने मार्क्स के होते हैं आपके 13 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद आपके अनुच्छेद आते हैं जो आपके 7 मार्क्स के होते हैं। पत्र लिखना पड़ेगा, पत्र जो आपका एग्जाम में होता है 2 आते हैं, पत्र आपके एग्जाम में 2 आते हैं, 4-4 नंबर के रहते हैं पत्र। पत्र लेखन कितना आपका आएगा जी 8 अंक आएगा। अनुवाद जो होते हैं आपके आते तो हैं 12, लेकिन उसमें से हमको आधा यानी 50% हम का ना जो भी क्वेश्चन आपको दिया होता है उसमें से हम 50% ही उसको हम बनाते हैं। ठीक है, अनुवाद आपका आता है 12 क्वेश्चन, जिसमें से हमको बनाना होता है 6 क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा आपको दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके बुक से पूछे जाते हैं, यानी जो ट्यूशन बुक है उसी बुक के 14 अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 16 क्वेश्चन, जिसमें से हमको बनाना होता है आधा, यानी 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और 8 क्वेश्चन में आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो यह यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 मार्क्स का, यानी 16 मार्क्स क्या होते हैं जी हमको क्वेश्चन लिखने होते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यह जो क्वेश्चन लिखना होता है बिल्कुल हमको हिंदी में लिखना होता है। क्वेश्चन जो देता है हमको हिंदी में इसके हम लोग जवाब देते हैं, न कि संस्कृत में। इसका जवाब हम लोग हिंदी में देते हैं। ठीक है, हिंदी में देते हैं। तो देखिए यह रहा आज का हमारा सिलेबस, जो आपको बहुत बढ़िया से हमने समझा दिया है। अब इसके बारे में हम लोग आगे अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका बुक पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए भी आपका क्वेश्चन डाला जाएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आपको आता है तो अपने दोस्तों से जुड़िए, अपने दोस्तों को कहिए वीडियो देखने के लिए, जितना से जितना हो उसको लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए